वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पर जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स, ये आपकी जो है स्टार्ट कर दी गई है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। यानी कि यहाँ पर हमें जो है इस चैप्टर में सौर मंडल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। फिर हमें इस चैप्टर में जो पृथ्वी है हमारी, उसके विषय में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। और यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं बार बार। कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में जो है ये इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो आते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर क्वेश्चन जो है यहाँ से कवर हो जाए, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हुई चलूँगी। तो देखिए, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में बात की गई है, क्योंकि जैसे कि ये छोटे बच्चों की क्लास से स्टार्ट है, 6th क्लास है, ठीक है। तो इसमें जो है बच्चों को लेकर ही, यानी कि बच्चों के आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनसे उन्हें कनेक्ट करते हुए पढ़ाया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जैसे डेली लाइफ में हम सभी भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं कि जब हम कभी भी आसमान के नीचे होते हैं तो हम जो है आसमान की तरफ देखते हैं, चाहे वो रात का समय हो चाहे वो दिन का समय हो। तो यहीं से जो है शुरुआत होती है इस चैप्टर की। और यहाँ पर बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद जब आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। तो इसमें जो है इस तरीके से बताया गया है। फिर इसमें बताया गया कि आसमान में पहले 1 या 2 चमकते हुए जो बिंदु है वो दिखाई देते हैं हमें। उसके बाद जो है उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो 1 या 2 बिंदु दिखाई देते हैं, इसका मतलब जो है स्टार्टिंग में जब सूर्य अस्त होता है, सनसेट होता है, तो उस टाइम पे हमें थोड़े बहुत जो तारे होते हैं वो दिखाई देते हैं। और धीरे धीरे तारों की संख्या अनगिनत हो जाती है, गिनने लायक नहीं होती है। और ये जो है, और कुछ इसमें से जो होते हैं बहुत चमकीले होते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, और कुछ धुंधले होते हैं तारे, ऐसा बताया गया है इसमें। और हमें ऐसा लगता है कि मानो जो आकाश है वो हीरो से जड़ा हुआ है। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है, और कुछ जो है टिमटिमाते नहीं हैं, वो फिक्स रहते हैं। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। आप एनालाइज भी कर सकते हैं। आज रात को जाइए और जाकर आकाश के नीचे खड़े होकर एनालाइज कीजिए। अब देखिए, इसमें फिर शुरुआत जो है इस तरीके से करके फिर हमें बताया गया है कि जो ये चमकीले जो वस्तुएं होती हैं, अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो पूर्णिमा वाला दिन है उसे ले सकते हैं। इस दिन हम बहुत अच्छी तरीके से चांद को भी देख सकते हैं और तारों को भी देख सकते हैं। फिर इसमें बताया गया है कि यह अलग अलग आकार का और अलग अलग स्थितियों में दिखाई देती हैं। यानी कि जो चमकीली वस्तुएं होती हैं वो अलग अलग आकार की होती है, अलग अलग स्थितियों में दिखाई देती हैं हमें। हम जो हैं पूर्ण चंद्रमा जो है लगभग महीने में एक बार ही देख पाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, पूरा का पूरा जो चंद्रमा होता है वो महीने में एक बार ही हम देख पाते हैं। और उस दिन को जो है पूर्णिमा का दिन कहा जाता है, उस रात को पूर्णिमा की रात कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है, इसके बाद अगले जो 15 दिन होंगे उसमें जो है एक रात ऐसी आती है जिस रात हम चंद्रमा को देख ही नहीं पाते हैं, यानी कि चंद्रमा निकलता ही नहीं है। यानी कि पूर्णिमा के बाद जो चंद्रमा है वो धीरे 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 क्या होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है, 15 दिन के बाद ऐसा दिन आता है जिस दिन क्या है चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, उसको अमावस्या की रात कहा जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है चंद्रमा की, दोबारा से नए चंद्रमा की जो रात्रि की शुरुआत है यहीं से मानी जाती है, आपको ध्यान रखना है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ़ हो तो हम जो है बहुत अच्छी तरीके से जो अवलोकन है वो कर सकते हैं। फिर इसमें बताया गया है कि क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी जो चमकीली वस्तुएं होती हैं उन्हें क्यों नहीं देख पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत तेज होता है, और सूर्य के प्रकाश के कारण जो है हमें जो ये चमकीली वस्तुएं हैं और चंद्रमा है ये हमें नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका प्रकाश कम है सूर्य से, और इस वजह से। ठीक। फिर इसमें बताया गया है कि जो सूर्य, चंद्रमा और ये जितनी भी सभी वस्तुएं हैं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई हमें दिखाई देती है, इन्हीं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। यानी कि जो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, या अनेक तारे हो गए जो हमें चमकते हुए रात को प्रतीत होते हैं, ये सारे के सारे जो हैं हमारे खगोलीय पिंड होते हैं।
कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं। आपको ध्यान रखना, कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं और गर्म भी होते हैं, और ये गैसों से बने होते हैं। आपको ये भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, जो खगोलीय पिंड होते हैं बड़े आकार के होते हैं कुछ, और गर्म होते हैं और गैसों से बने होते हैं। तो ये जो खगोलीय पिंड है किस चीज़ से बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। यानी कि कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं उनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, यानी कि अपनी जो ऊष्मा है, एनर्जी है, वो उनके पास होती है, और इसी वजह से वो चमचमाते हुए दिखाई देते हैं, हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। अब जो तारे हैं, आप रात को जो भी तारे देखते हैं तो आपको जो है वो तारे बहुत छोटे दिखाई देते हैं और उनकी रोशनी बहुत कम दिखाई देती है। पर अगर हम उन तारों के पास में जाएंगे तो हमें दिखाई देगा कि वो तारे बहुत बड़े हैं और उनकी जो चमकने की जो शक्ति है, जो वो चमक रहे होंगे, टिमटिमा रहे होंगे, वो बहुत अधिक होगी, बहुत ज़्यादा लाइट होगी। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि वो पृथ्वी से काफ़ी दूर हैं, इसलिए हमें जो तारे हैं काफ़ी छोटे दिखाई देते हैं और कम चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो तारे हैं, इनके पास आपको तारों की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। जो तारे होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? कुछ बड़े आकार के भी होते हैं, गर्म भी होते हैं, और इनके पास खास विशेषता इनकी ये है कि इनके पास क्या है? खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसकी वजह से ये क्या चमकते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, तो सूर्य भी एक तारा है, आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमारा जो ये है, इसमें फिर हमें बताया हुआ है कि जो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण लोग जो हैं उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी से जो तारे हैं काफ़ी दूर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तारों का पृथ्वी से, तो इसी वजह से हम जो है उनकी जो ऊष्मा प्रकाश है उसे हम महसूस नहीं कर पाते हैं इतना ज़्यादा, और हमें बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं क्या हैं? छोटी दिखाई देती हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि जो हवाई जहाज़ जिसमें हम बैठते हैं और उड़ान भरते हैं, वो हवाई जहाज़ कितना बड़ा होता है, पर जब हम जो है उसे उड़ता हुआ देखते हैं आसमान में तो काफ़ी छोटा प्रतीत होता है। तो इसी तरीके से जो तारे हैं वो भी काफ़ी छोटे प्रतीत होते हैं, पर वो छोटे होते नहीं हैं। अब देखिए, रात्रि में जो आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। यानी कि जो तारे होते हैं वो अलग अलग जो आकृति हैं वो बनाते हैं, और इन्हें हम देख भी सकते हैं, और इन्हीं को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा मेजर और बिग बियर नक्षत्र मंडल का ही एक पार्ट है, एक प्रकार है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल जो है वो कौन सा, यानी कि बहुत इजी तरीके से हम उसे जो है देख सकते हैं, वो कौन सा नक्षत्र मंडल है? उसका नाम है स्मॉल बियर या फिर सप्तऋषि। अब सप्तऋषि यानी कि शब्द सात भी कहा जाता है और ऋषि संत भी कहा जाता है इसको। स्मॉल बियर के नाम से प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो स्मॉल बियर या सप्तऋषि है, ये क्या है? अर्सा मेजर का एक भाग है, एक प्रकार है, ठीक है। अब देखिए, हम क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से देख सकते हैं, और ये 7 तारों का समूह होता है। तो स्मॉल बियर क्या है या सप्तऋषि क्या है? वो 7 तारों का समूह होता है और अर्सा मेजर का एक पार्ट है ये। इसमें जो होता है ये, और अर्सा मेजर क्या है? नक्षत्र मंडल, बहुत जो नक्षत्र मंडल होता है उसका एक पार्ट अर्सा मेजर है। इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर दिखाया गया, और इसके द्वारा हम क्या स्थिति जो दिशा होता है उसके बारे में हम देख सकते हैं। जैसे लड़की यहाँ पर देख रही है, यहाँ पर इसके दिखाया गया उत्तर दिशा, पूर्व और पश्चिम। हम उत्तर दिशा का जो है पता लगा सकते हैं इस जो ये हमारा सप्तऋषि बनता है इसके थ्रू। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, ये 7 तारों का समूह, ये एक शेप बनी हुई है, और इसके बिल्कुल सीध में ये एक जो तारा है जो अपनी स्थिति कभी भी नहीं बदलता है, ये जो तारा है ध्रुव तारा कहलाता है, और इसी से हमें पता चलता है कि ये उत्तर दिशा में, जिस दिशा में ये होता है वो उत्तर दिशा होती है। अब देखिए, अब यहाँ पर आगे हमें बताया गया है कि प्राचीन समय में जो लोग हुआ करते थे वो रात्रि के समय जो है यह निर्धारण करते, तारों को देखकर यह निर्धारण करते थे कि दिशा कौन सी है। उत्तर दिशा में जो हमारा उत्तरी तारा होता है वो उत्तर दिशा को दिखाता था, और उत्तरी तारा कौन सा है? जैसे मैंने कहा, ध्रुव तारा जो है हमेशा उत्तर में होता है और एक ही जगह स्थित होता है वो हमेशा। तो ध्रुव तारा जो है उत्तरी दिशा का है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1 में जैसे मैंने बता दिया, चित्र को देखकर मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। फिर इसमें बताया गया कि हम एक काल्पनिक रेखा बना सकते हैं सप्तऋषि मंडल के थ्रू, और वहाँ पर जो है ध्रुव तारा होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। ये काल्पनिक रेखा बनाई गई है और यहाँ पर तारा जो है वो ध्रुव तारा है।
अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है यहाँ पर बताया गया, हमें छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं वो भी बिल्कुल भी नहीं स्किप करने होते हैं। यहाँ पर बताया गया जो बृहस्पति, शनि और यूरेनस हैं, इनके खुद के जो चारों तरफ छल्ले होते हैं, और ये छल्ले किस चीज़ से बने होते हैं, ये असंख्य जो छोटे छोटे जो पिंड होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उससे बने होते हैं। एक पट्टी होती है छल्लों की, ठीक है, यानी कि बहुत सारे जो असंख्य रूप में जो अलग अलग पदार्थ होते हैं उनके थ्रू एक पट्टी बन जाती है, ठीक है। यानी कि देखिए जैसे कि ये जो है मान लेते हैं शनि है, और इसके चारों तरफ क्या है, इस तरीके से इसके चारों तरफ क्या होता है, छल्ला होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन के थ्रू हम देख सकते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर बताया गया पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो क्या है, वो भी एक प्लैनेट है, यानी कि ग्रह है। अब यहाँ पर प्लैनेट के बारे में हमसे बताया गया कि प्लैनेट क्या होता है। अगर हम ध्यान से देखें, खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा जो है नहीं होता है। कुछ खगोलीय पिंड, जैसे हमने पहले जो है जिसके बारे में देखा था कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके खुद का प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है, उन्हें हम तारा कहते हैं। पर कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिनके पास खुद का ना तो प्रकाश होता है और ना ही ऊष्मा होती है, और ऐसे खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहा जाता है, और ये क्या है, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइज जो शब्द है उससे लिया गया, जिसका अर्थ क्या है, परिभ्रमण, परिभ्रमक। इसका मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। जैसे कि जितने भी प्लैनेट, जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसलिए उनको प्लैनेट कहा जाता है। और जो प्लैनेट होते हैं ना तो उनके पास खुद की ऊष्मा होती है, ना ही प्रकाश होता है, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे बताया गया पृथ्वी भी इसी प्रकार का एक प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं। यहाँ संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा जो है सूर्य से प्राप्त करते हैं। यानी कि जो ग्रह होते हैं वो ऊष्मा और प्रकाश किससे लेते हैं, ऊष्मा और प्रकाश जो ग्रह होते हैं वो तारों से लेते हैं, और सूर्य भी एक तारा है जिससे पृथ्वी क्या करती है, ऊष्मा और प्रकाश लेती है। अब देखिए जो सूर्य जो है पृथ्वी के नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा से देखने पर अगर हम देखें, अगर हम चंद्रमा पे जाएंगे और फिर पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी क्या चमकती हुई दिखाई देती है। किसकी वजह से चमकती हुई दिखाई देती है, उसके पास ना तो खुद की ऊष्मा ना ही प्रकाश है। फिर कैसे वो चमक रही है, क्योंकि वो सूर्य से क्या ले रही है, ऊष्मा और प्रकाश ले रही है, ठीक है। इस वजह से वो चमकती हुई हमें दिखाई देती है। अब यहाँ पर जो है हमें बताया गया है कि किस तरीके से जो है ये जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और इनके बारे में थोड़ी विशेषताएं बताई गई हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। अब हम आगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो देखेंगे। जैसे कि इन्होंने बताया है पुराने समय में जो पौराणिक रोमन कहानियाँ थी उसमें सोल जो शब्द है उसका प्रयोग सूर्य के लिए किया जाता था। इसी प्रकार से सौर शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, और सौर जो शब्द है उसका अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। इसी वजह से जो ये हम प्लैनेट, ये जो 8 ग्रह और सूर्य देखते हैं, जो 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, हम इसे देखते हैं, इसे हम जो है सौर मंडल या फिर सौर परिवार कहते हैं। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए आसमान में दिखने वाला जो चंद्रमा है वो क्या है, वो एक उपग्रह है, प्लैनेट नहीं है, उपग्रह है। उपग्रह का मतलब क्या होता है, जो ग्रह के क्या करता है। जैसे अब देखिए ये अर्थ है, और मानिए ये क्या है, हमारा सन है, ठीक है। ये जो अर्थ है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक। इसी प्रकार से एक क्या होता है, एक जो हमारा उपग्रह होता है, हर ग्रह का एक ही उपग्रह होता है, या एक से ज़्यादा होता है, या फिर किसी किसी का नहीं भी होता है। तो इसी तरीके से एक उपग्रह होता है। उपग्रह क्या होता है मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ। जो उपग्रह क्या करता है, यानी कि ये हमारा जो है उपग्रह है, और ये क्या करेगा, पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार से उपग्रह क्या करता है, अपने ग्रह, अपने प्लैनेट का चक्कर लगाता है। और हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर और आगे बताया गया है कि हमारी पृथ्वी के समान जो हैं 7 अन्य ग्रह और भी हैं, यानी कि टोटल हमारे ग्रह कितने, 8 ग्रह हैं, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा जो है प्राप्त करते हैं। सूर्य की तरह ही यानी कि पृथ्वी की तरह ही वो सूर्य से जो है प्रकाश और ऊष्मा लेते हैं, क्योंकि ये सूर्य एक तारा है, मुख्य कहलाया जाता है सौरमंडल का ये, क्योंकि सबको प्रकाश और ऊष्मा दे रहा है, और सब इसके केंद्र में मान के इसको और इसका चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जितने भी ग्रह होते हैं उनके पास खुद की ना तो ऊष्मा होती है, ना ही लाइट होता है, ना ही प्रकाश होता है, तो वो तारे से लेते हैं। और तारा सबसे बड़ा सौरमंडल का कौन है, सूर्य है, और सूर्य से ही सब ग्रह क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, चमकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। अब देखिए सौर मंडल के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सौर मंडल में क्या होता है,
एक सूर्य होता है, 8 उपग्रह होते हैं, उपग्रह भी कुछ पाए जाते हैं, कई कई ग्रहों के उपग्रह होते हैं, जैसे अर्थ का जो है हमारा चंद्रमा मून है, ठीक है। इसी तरीके से और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जो हैं वो भी होते हैं। अब अन्य खगोलीय पिंड कौन, यानी कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, जो ये नाम आपको सुनाई दे रहे हैं क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये क्या खगोलीय पिंड होते हैं, इनके बारे में भी अभी हम देखेंगे। और इसमें जो मुख्य होता है सौर परिवार का, सौरमंडल का मुख्य क्या है, सूर्य होता है। अब देखिए सूर्य के बारे में थोड़ा जानने से पहले हम यहाँ पर जो ये शब्द की उत्पत्ति है इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में यूज़ करते हैं। जैसे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, ज्योग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का अर्थ क्या है, पृथ्वी का विवरण। इसमें दो जो ग्रीक शब्द हैं वो यूज़ हुए हैं, जीई, और जी का मतलब है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, और इसी वजह से जो है ज्योग्राफी जो शब्द है उसका अर्थ निकल के आया है पृथ्वी का विवरण। इसी तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो जियो और लॉजी शब्द को अगर हम मिला देंगे तो जियोलॉजी जो शब्द है वो पृथ्वी का अध्ययन कहलाता है। जियो और मैट्री को मिला देंगे, जियोमेट्री, तो ये पृथ्वी का मापन कहलाता है। और जियो और आइड को मिला देंगे तो ये हमारी पृथ्वी के आकार का अनुरूप बताता है। तो ये चीज़ यहाँ पर देख ली। अब हम जो हैं यहाँ पर जो हम देख रहे थे सूर्य के बारे में, तो देखिए जो सूर्य होता है वो सौर परिवार का या सौर मंडल में जो केंद्र में स्थित होता है, यह बहुत बड़ा होता है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इंपॉर्टेंट है सूर्य किस चीज़ से बना है, सूर्य जो है बहुत सारी गर्म गैसों से बना हुआ है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो तारे होते हैं वो गैसों से बने होते हैं और उनके पास खुद का जो ऊष्मा और प्रकाश है वो होता है। तो सूर्य भी एक तारा है, इसी वजह से जो है ये जो है गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका जो खिंचाव बल है इससे जो है सौर मंडल को बांधे रखता है। यानी कि सौर मंडल में जो ये ग्रह अलग अलग जो अपने अलग अलग पाथ पे होते हैं, अलग अलग पथ पे होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, क्यों जो ग्रह होते हैं, जो प्लैनेट होते हैं वो आपस में टकराते नहीं हैं। इसका एक रीज़न ये है कि सौर मंडल में जो सूर्य होता है उसका जो बल होता है वो क्या करता है, सौर मंडल को बांधे रखता है। अब देखिए सूर्य सौर मंडल के प्रकाश के लिए और ऊष्मा के लिए एकमात्र जो स्रोत है, यानी कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य से प्रकाशित होते हैं, और एकमात्र जो ग्रहों का स्रोत है प्रकाश का वो कौन है, सूर्य तारा है। अब देखिए लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि ये क्या है, बहुत जो सबसे नज़दीक का तारा तो कहा जाता है, पर ये क्या है, ये असल में देखें तो दूर है काफ़ी। अगर पृथ्वी से सूर्य की दूरी की बात की जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य पृथ्वी से। इम्पॉर्टेंट है ये वाला भी पॉइंट हमारा। अब देखिए जो ग्रह के बारे में यहाँ पर हमसे बताया गया है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। आपको ध्यान रखना 8 ग्रह, पहले जो है प्लूटो भी हुआ करता था, वो अब हटा दिया गया है। तो 8 ग्रह हैं, कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन्हें याद रखने का एक आसान सा तरीका यहाँ पर बताया गया है। माई, यहाँ पर देखिए, माई वेरी efficient mother just served us nuts। तो यहाँ पर MVEMJSU और N, इन सब से जो है हमारे जो ये प्लैनेट हैं इनके नाम बनते हैं इनके अक्षरों से और सूर्य की दूरी के अनुसार। यानी कि सूर्य के पास सबसे पहले कौन है, फिर उससे दूर कौन है, फिर उससे तीसरे नंबर पे कौन है। इस तरीके से आप जो है इसे याद कर सकते हैं और आप बता सकते हैं। अब देखिए सौरमंडल के सभी जो 8 ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ जो होता है उसमें सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और उस पथ को क्या कहा जाता है, दीर्घवृत्ताकार जो पथ है उसमें फैला होता है वो, और उसे कक्षा कहा जाता है, सौरमंडल की कक्षा कहा जाता है। अब देखिए बुध जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, आपको ध्यान रखना है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर वो जो चक्कर लगाता है, यानी कि बुध को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 88 दिन लगते हैं बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में। अब 88 दिन क्यों लगते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत स्पीड में जो चक्कर लगाता है सूर्य का। शुक्र जो होता है इंपॉर्टेंट है, ये शुक्र जो है पृथ्वी की जुड़वा जो ग्रह है वो माना जाता है, या फिर जुड़वा बहन भी माना जाता है शुक्र को पृथ्वी का, क्योंकि इसका आकार और आकृति जो है लगभग पृथ्वी के समान ही है। अब हम देखेंगे
अभी तक हमने जो प्लूटो है, वैसे मैंने बताया था जो प्लूटो है वो जो है ग्रह के उसमें से हटा दिया गया है। तो प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन है उसने 2006 के अगस्त में जो है प्लूटो को जो है निकाल फेंका है, क्योंकि प्लूटो जो है किसी के भी पथ पर आ जाता था, किसी भी ग्रह के पथ पर आ जाता था, अड़चन पैदा करता था। तो इसी वजह से इसे जो है बाहर निकाल दिया गया है। इसके साथ साथ अन्य जो खगोलीय पिंड हैं उन्हें भी जो हटाया गया है, और प्लूटो जो है बोना जो ग्रह है वो कहा जाता है। आपको ध्यान रखना, बोना ग्रह कहा जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रकाश की जो गति है लगभग इतनी होती है, इतने किलोमीटर प्रति आवर होती है, प्रति सेकंड होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश, हम कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से प्रकाशित होती है, तो प्रकाश कितने समय में पहुँचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुँचता है? वो पहुँचता है 8 मिनट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पर। अब देखिए, पृथ्वी के बारे में अब हमें अपना यहाँ पर पढ़ना है। सौर मंडल के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, अब पृथ्वी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर देखें तो पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है, और आकार के आधार पर देखें यानी कि साइज वाइज देखें तो पृथ्वी जो है 5वां ग्रह है। किसका? सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी हुई, यानी कि पृथ्वी जो है गोल आकार की नहीं है। किस प्रकार की है? कुछ इस प्रकार की है, ध्रुवों के पास से थोड़ी सी चपटी हुई हमें दिखाई देती है, कुछ ऐसे करके, ऐसे, यानी कि पूरी गोल नहीं है, यहाँ से चपटी हुई है ये, ठीक है। और इसी कारण इसका जो आकार के आधार पर इसका नाम जो है भू आब रखा गया है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। अब देखिए, जीवन के लिए जो भी अनुकूल परिस्थितियां हैं वो पृथ्वी पर मौजूद है। जैसे आपको पता है हम सांस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो वायु है वो इस तरीके से जो है, इसका एटमॉस्फेयर है इस तरीके से यहाँ पर पृथ्वी पर प्रेजेंट है, जिससे जो है हमें ऑक्सीजन मिल पाती है। और जितने ग्रह वहाँ पर जीवन संभव अभी तक नहीं देखा गया है। यहाँ पानी और वायु की उपस्थिति बहुत अच्छे तरीके से, और ना ही पृथ्वी अधिक गर्म है और ना ही पृथ्वी अधिक ठंडी है, इस वजह से भी हम यहाँ पर रह रहे हैं और जीवन संभव है। ऑक्सीजन जैसी जो मौजूद जो गैसेज हैं जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है वो भी पृथ्वी पर ही मौजूद है। इन्हीं कारणों से अगर हम देखें तो पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर जो पृथ्वी है वो हमें नीली दिखाई देती है, नीले रंग की, क्योंकि इस पर जो है कितने 2/3 जो सतह पर पानी जो है पृथ्वी पर है। तो इसका मतलब इसे जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना, नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को, क्योंकि अंतरिक्ष से अगर हम देखेंगे पृथ्वी को तो वो नीली दिखाई देती है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें जो है फिर से एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया। नील जो आर्मस्ट्रांग है वो पहले व्यक्ति थे जो क्या है 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे, यानी कि चांद पर। हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह चांद है उस पर कौन सबसे पहले गया था? नील आर्मस्ट्रांग गए थे। कब गए थे? 21 जुलाई 1969 को गए थे। अब देखिए, यहाँ पर चंद्रमा के बारे में हमें कुछ बताया गया। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक। तो उपग्रह के बारे में थोड़ा और अच्छे से डिटेल में देखने के लिए आप ये देख लीजिए। देखिए, उपग्रह क्या होता है? एक खगोलीय पिंड होता है जो क्या करता है? ग्रहों के चक्कर लगाता है, यानी कि सूर्य का चक्कर नहीं लगाता, वो अपने ग्रह का चक्कर लगाता है, अपने प्लैनेट का चक्कर लगाता है। जैसे कि मून क्या करता है, चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया वही चीज़। आप देखिए, मानव निर्मित उपग्रह, यानी कुछ ऐसे उपग्रह होते हैं, कुछ ऐसे सैटेलाइट होती हैं जो मनुष्य खुद निर्मित करता है। अब चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का वो तो प्राकृतिक है, पर कुछ ऐसी जो सैटेलाइट है भारत ने जो कुछ ऐसे उपग्रह बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? कि हम अंतरिक्ष का जो है अध्ययन कर सकें, इस वजह से बनाए गए हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है, और इन्हें जो है ब्रह्मांड में छोड़ दिया जाता है। इन सैटेलाइट को वैज्ञानिकों के द्वारा बनाकर रॉकेट के द्वारा छोड़ दिया जाता है, अंतरिक्ष में भेजा जाता है, और किसी भी जो कक्ष में स्थापित कर दिया जाता है। यानी कि हमने जो पढ़ा था कि जो सौर मंडल में जो भी दीर्घवृत्ताकार जो एक पथ होते हैं जिन पर जो प्लैनेट चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कक्ष कहते हैं। तो किसी भी कक्ष में, पृथ्वी के किसी भी कक्ष में जाकर स्थापित कर दिया जाता है उस सैटेलाइट को। और भारत ने जो है कुछ जो उपग्रह वो बनाए हैं, आपको ध्यान रखना, इनसेट, IRS और एडुसेट, ये 3 जो उपग्रह हैं वो भारत ने निर्मित किए हैं। ये क्या है? मानव निर्मित उपग्रह हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारा। अब चंद्रमा के बारे में हम देख रहे थे तो हमने देखा था कि इसका जो, देखिए ये जो चंद्रमा है ये उपग्रह है, इसका जो डायमीटर है, इसका जो व्यास है, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, अगर हम अपनी पृथ्वी से देखते हैं तो चंद्रमा हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, हम सोचते हैं बहुत बड़ा होगा, पर अगर देखिए डायमीटर पृथ्वी का 1/4 डायमीटर है उसका, ठीक है।
तो क्यों हमें इतना बड़ा दिखाई देता है? क्योंकि यह जो पिंड है वो हमारे ग्रह से बहुत पास में है। ये जो उपग्रह है हमारे ग्रह से बहुत पास में, हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाएगा तो पृथ्वी के पास ही तो है ये, तो बहुत पास है। और अगर इसकी दूरी की बात की जाए तो कुल पृथ्वी से इसकी दूरी इतने किलोमीटर है। अब अगर हम देखें तो पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की जो दूरी की तुलना है हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर, यानी कि पृथ्वी का चक्कर जो है चंद्रमा जो है इस तरीके से 27 दिन में पूरा करता है, और अपने खुद के अक्ष पर जो घूमता है वो जो है वो भी लगभग इतने ही समय में पूरा करता है। इसके साथ यहाँ पर बताया गया है कि इसी वजह से कभी हमें चंद्रमा छोटा दिखाई देता है, कभी उसका आधा भाग दिखाई देता है, इसी वजह से होता है ये। अब देखिए यहाँ पे बताया गया चंद्रमा की जो परिस्थितियाँ हैं वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, या यदि हम सोचें कि चंद्रमा पर जीवन हो सकता है तो ऐसा नहीं है। जैसे जिस प्रकार से पृथ्वी पर जो परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल इसी तरीके की हैं कि यहाँ पर जीवन संभव है, परंतु चंद्रमा पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ना तो पानी है ना ही वायु है, जो बहुत अति 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 आवश्यक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जीवन के लिए। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे जो हैं वो होते हैं, और अगर इन्हें हमें देखना है बहुत अच्छी तरीके से तो पूर्णिमा वाले दिन आप क्या कर सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं। जब वो पूरा दिखाई देता है तो हमें जो है कुछ उस पर धब्बे दिखाई देते हैं, और वो जो धब्बे होते हैं वो क्या होते हैं, वो पर्वत और मैदान या गड्ढे जो हैं चंद्रमा के ऊपर, उसकी छाया जो होती है वो हमें दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं आप सभी भी। क्षुद्र ग्रह कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, और ये क्या है, ये तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त जो है बहुत असंख्य जो पिंड होते हैं वो भी क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यानी कि सूर्य का चक्कर केवल ग्रह वगैरह नहीं लगाते हैं, इसके साथ साथ कुछ ऐसे असंख्य पिंड होते हैं वो भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में स्थापित हैं। जैसे कि इनकी कक्षाओं यानी कि इनके बीच में जो है हमें क्षुद्र ग्रह इस तरीके से दिखाई देते हैं, जो क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वैज्ञानिकों के अनुसार जो क्षुद्र ग्रह हैं वो किस तरीके से बने हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रह में का ही एक छोटा सा भाग, यानी कि प्लैनेट जो है, प्लैनेट में कभी ऐसा विस्फोट वगैरह हुआ होगा जो जितने प्लैनेट हैं इनमें से छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो टूट गए होंगे, और वो भी क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब उल्कापिंड क्या होता है? उल्कापिंड जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थर होते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको ही उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी जो है उल्कापिंड होते हैं, ऐसा होता है कि जो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, यानी कि पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, और कभी कभार पृथ्वी के अंदर प्रवेश भी कर जाते हैं, पृथ्वी के अंदर भी आ जाते हैं। और ये क्या होता है, जब हम अपना वायुमंडल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो वायु होती है उसकी वजह से, जो एटमॉस्फेयर होता है हमारा, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो उल्कापिंड है उन वायु के साथ घर्षण करके, ठीक है, उसके साथ जो घर्षण करके और उसकी वजह से क्या होता है, इनमें जो आग है वो लग जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। और घर्षण, जैसे अगर आप दो पत्थर को लेकर घिसेंगे तो हमें जो है चिंगारी दिखाई देती है। तो ये जो चीज़ है आपने साइंस में भी पढ़ी होगी, और यही चीज़ आप एसएसटी में पढ़ रहे हैं कि जो ये उल्कापिंड है जब वो आते हैं पृथ्वी पे गिरते हैं तो उससे पहले बहुत सारी लेयर होती है हमारी वायु की, और वो जो वायु होती है उसके साथ घर्षण करके वो क्या कर देते हैं, वो गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है जलने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा कहते हैं। और कई बार क्या होता है, ये पूरे के पूरे जो है बिना जले जो है पृथ्वी पर गिर जाते हैं। अब बिना जले जो है पृथ्वी पर गिरेंगे तो क्या होगा, गड्ढे हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की सतह पे कहीं कहीं गड्ढे दिखाई देते हैं, तो उसका कारण कुछ यही है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो आकाशगंगा के बारे में बताया गया है कि क्या आपने देखा है कि कभी आसमान में, कभी आकाश में एक सफ़ेद सी जो लेयर है वो हमें दिखाई देती है, सफ़ेद रंग की लेयर बहुत लंबी दिखाई देती है। कोई उसे कह देता है कि वो एरोप्लेन जो होता है उसमें से जो हमारी जो एक तरीके से एरोप्लेन उड़ के गया है तो उस वजह से हो रहा है। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, पर आज हम इसके बारे में देखेंगे। इसे जो है आकाशगंगा कहा जाता है। ये एक सफ़ेद सी चौड़ी सी पट्टी होती है जो क्या है, चमकदार जो है हमें दिखाई देती है। और ये क्या है, ये जो है ये तारों का जो समूह है वो होती है। बहुत सारे जो अरबों तारों होते हैं, करोड़ों तारे होते हैं, उनका समूह जो है वो हमें दिखाई देती है। जो भी आकाशगंगाएं होती हैं
उसे जो पहले के समय में क्या कहा जाता था, पहले के लोग उसे एक बहती हुई नदी कहते थे, आकाश में एक बहती हुई नदी। इसी वजह से इसका आकाश गंगा नाम रख दिया गया है। तो आकाश गंगा क्या है, करोड़ों तारों का जो समूह है वो आकाश गंगा कहलाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और ये जो आकाश गंगा है, हमारी जो आकाश गंगा होती है उसका एक पार्ट जो है सौरमंडल हमारा है। जिस आकाश गंगा का हमारा सौरमंडल पार्ट है, उस आकाश गंगा को मिल्की वे कहा जाता है। और आकाश गंगाएं जो बहुत सारी आकाश गंगाएं, करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं, एक ब्रह्मांड, एक यूनिवर्स का जो है निर्माण करती है। जैसे कि अभी हम इससे समझेंगे। देखिए, बहुत सारे जो ब्रह्मांड होते हैं, यूनिवर्स होते हैं, और उस यूनिवर्स के अंदर जो है उसकी आकाश गंगा होती है। बहुत सारी आकाश गंगाएं होती है यूनिवर्स के अंदर। और ये अलग अलग आकाश गंगा, जैसे मानिए ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड पर बहुत सारी आकाश गंगा हैं, ठीक है। और हर आकाश गंगा जो होती है बहुत सारे अरबों करोड़ों तारों का जो है समूह बनाकर ही क्या बनती है, आकाश गंगा बनती है। और हर आकाश गंगा का अपना एक सोलर सिस्टम होता है, ठीक है। तो आकाश गंगा के अंदर क्या होता है, सोलर सिस्टम होता है, और उसके अंदर ही जो है ग्रह वगैरह होते हैं। तो पृथ्वी जो है किस आकाश गंगा का पार्ट है, वो है मिल्की वे, आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर हमारा जो ये चैप्टर है पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक तो करेंगे ही, क्योंकि अभी तक आपने लास्ट तक देखी है। तो आप जो है मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे बढ़ावा देने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी आप कमेंट लिखेंगे, जिससे मुझे है बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। अब हम जो है नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।